नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि जीके जीएस से प्रश्न होंगे। और ये सारे प्रश्न एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं जो आपका होने वाला एसएससी जीडी एग्जाम 2024 का है, उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग अपनी एसएससी जीडी की तैयारी की बढ़िया से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमें सपोर्ट करिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि किस पाकिस्तानी जनरल ने अपने देश में सैन्य शासन लागू किया? परवेज मुशर्रफ नामक एक सैन्य शासन लागू किए थे, पाकिस्तानी जनरल थे। तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आपसे पूछे कि कब लागू हुआ था तो 1999 में। ये जीडी में पूछा गया प्रश्न है, ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है कि किस पाकिस्तानी जनरल ने अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था। बात कर लेते हैं कहाँ की, पाकिस्तान की कुछ बातें कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तब आप लोग क्या बताएंगे? अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आप लोग बताएंगे क्या? बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो यहाँ की क्या थी? पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक, बेनजीर भुट्टो नाम था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। कराची सबसे बड़ा शहर है। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। कहाँ है? इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है, तो ये जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। क्या है? पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। इतनी चीजों को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। हम लोग साथ में रिवीजन भी करते हैं। अगर आपसे पूछे कि किस पाकिस्तानी जनरल ने अपने देश में सैन्य शासन लागू किया, अपने देश में मतलब पाकिस्तान में सैन्य शासन लागू किया, तो उसका नाम क्या था? परवेज मुशर्रफ नामक पाकिस्तानी जनरल था। इसने 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया। अगर आपसे पूछे पाकिस्तान के बारे में इंपॉर्टेंट चीज, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। अगर आपसे पूछे कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है पाकिस्तान की, तो उनका नाम क्या है? बेनजीर भुट्टो पहली महिला प्रधानमंत्री है पाकिस्तान की। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कराची है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है, तो पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली है पाकिस्तान के संसद का नाम। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक, जो कि ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सर्वाधिक भारत का जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या है अपने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत का कौन सा है? सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या। कहाँ पे? सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या। ठीक, अगर आपसे पूछेगी कि सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे बड़ा है, तो ऐसा राज्य है कौन सा? गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे बड़ी है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा के पास है सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य। तटरेखा मतलब समुद्री सीमा किसके पास सबसे कम है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भारत का केरल है। कौन सा? केरल है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भारत का कौन सा है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भारत का कौन सा है, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? बिहार। इतनी चीजें को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए, आप लोग रिवीजन करिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो राजस्थान हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत का कौन सा है? सिक्किम के पास सबसे कम जनसंख्या। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात के पास है सबसे बड़ा तटरेखा। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा के पास है सबसे छोटा तटरेखा। अगर आपसे पूछे कि भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत का कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार के पास है सबसे कम साक्षरता। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज
के लेखक कौन है? तो ये एक पुस्तक है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी जीडी में भी पूछा गया है प्रश्न है, ये जीडी में भी पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज जो पुस्तक है इसके लेखक है चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कौन है? चार्ल्स डार्विन, डार्विन के नाम से प्रसिद्ध है जो चार्ल्स डार्विन है। अगर चार्ल्स डार्विन ने ही जैविक विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने क्या किया था? जैविक विकास का सिद्धांत दिया था, इसके लिए ये फेमस है, जैविक विकास के सिद्धांत के लिए। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ पुस्तक है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो आपके जीडी एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर आपसे पूछे कि कोर्ट्स ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, कोर्ट्स ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो कोर्ट्स ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये रंजन गोगोई की पुस्तक है। किसकी? रंजन गोगोई की पुस्तक है। अब आप लोग बताएंगे कि रंजन गोगोई कौन थे? तो रंजन गोगोई ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये कौन थे? पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक, वर्तमान समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है ये आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि टू लाइव्स पुस्तक किसकी है, अगर आपसे पूछे कि टू लाइव्स पुस्तक किसकी है, तो टू लाइव्स पुस्तक जो है ये आपकी किसकी है? विक्रम सेठ की है। किसकी? विक्रम सेठ की। विक्रम सेठ की पुस्तक बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछेगी कि चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है, चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है, तो चेंजिंग इंडिया नामक जो पुस्तक है ये मनमोहन सिंह की है। किसकी? मनमोहन सिंह की है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, मनमोहन सिंह की है। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। कौन? चार्ल्स डार्विन है। इन्होंने जैविक विकास का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है, तो ये रंजन गोगोई की पुस्तक है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे हलंत लगाएंगे। कोर्ट्स ऑफ इंडिया किसकी है? ये रंजन गोगोई की पुस्तक है। ठीक, अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पे ये रंजन गोगोई कौन थे, तो ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखें। टू लाइव्स किसकी पुस्तक है, ये विक्रम सेठ की पुस्तक है, टू लाइव्स। ठीक, चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है, तो ये मनमोहन सिंह की पुस्तक है, चेंजिंग इंडिया। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए, और आपके आने वाले एग्जाम को अच्छे से आप लोग दे सकें। तो देखिए अगला प्रश्न कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका जो रेशियो 3:2 का है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। अब आपसे पूछेगा कि भारतीय जो झंडा है इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि भारतीय झंडा कब संविधान के सभा द्वारा अपनाया गया, तो ये जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और भारतीय झंडे में होता है एक चक्र, बीच में नीला कलर का चक्र बना होता है। अगर इसमें पूछे कि कितनी तीलियां होती हैं, तो इसमें 24 तीलियां होती हैं। ये सभी चीजें आपको पता ही है। अगर आपसे पूछे कि ये तीलियां प्रतीक किसकी होती है, तब आप लोग क्या बताएंगे, तो ये तीलियां जो है ये प्रगति की प्रतीक होती है, प्रगति या फिर उन्नति की प्रतीक होती है। ठीक, ये आप लोग बताएंगे। ठीक, अगला प्रश्न है कि इसमें तिल्लियों में तीन, मतलब हमारे तिरंगे झंडे में 3 रंग होता है। ये पूछा जाता है कि रंग का कलर क्या है, मतलब क्रम क्या है, रंगों का क्रम क्या है, उसका कलर क्या होता है। तो सबसे ऊपर होता है केसरिया, सबसे ऊपर क्या होता है? केसरिया। उसके बाद बीच में होता है सफेद, बीच में सफेद होता है, और नीचे कौन सा रंग होता है? नीला। इस तरह से 3 रंग इसमें होते हैं, मुख्य 3 रंग होते हैं। ठीक, तो अब इसका रिवीजन करेंगे। भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लेकिन अगर चौड़ाई आगे कर दे, पीछे लंबाई कर दे, तो आप लोग 2:3 बताएंगे। ठीक, अपनाया कब गया था, तो 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। और इसमें एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। चक्र प्रतीक किस चीज का होता है? प्रगति या फिर उन्नति का प्रतीक होता है। रंग कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? केसरिया, सफेद और नीला। ये 3 रंग होते हैं हमारे चक्र में। ठीक, अगला प्रश्न है भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका कौन है, तो ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है इसकी प्रख्यात गायिका कौन है, तो उनका नाम दिया गया था क्या? शुभा मुग्दल। कौन है? शुभा मुग्दल है भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका। और कुछ गायिका हमारे पास है जैसे गिरिजा देवी हैं। गिरिजा देवी भी शास्त्रीय संगीत की गायिका है। कौन? गिरिजा देवी। ये भी कौन सी गायिका है? ये शास्त्रीय संगीत की गायिका, शास्त्रीय संगीत की ये भी गायिका है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, शास्त्रीय संगीत की क्या है? ये गायक है। और
पंडित भीम प्रसाद जोशी, पंडित भीमसेन जोशी को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पंडित भीमसेन जोशी ये भी क्या करते हैं, ये भी आपको शास्त्रीय गायन से संबंधित है। किससे? शास्त्रीय गायन से संबंधित है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तानसेन सम्मान जो कि फेमस है, जो कि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो तानसेन जो सम्मान है, तानसेन सम्मान ये शास्त्रीय संगीत गायन क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? शास्त्रीय संगीत के गायन क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, शास्त्रीय संगीत के गायन क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है, शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में गायन में दिया जाता है। तो कौन सा सम्मान? तानसेन सम्मान। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, शास्त्रीय संगीत की आप लोग बताएंगे कि उत्पत्ति के बारे में पूछे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप लोग क्या बताएंगे? वेदों से हुई। किससे? वेदों से शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति हुई है। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका कौन है? शुभा मुग्दल है। कौन? शुभा मुग्दल है। और गिरिजा देवी का संबंध भी किससे है? शास्त्रीय गायन से है गिरिजा देवी का संबंध। और उसके बाद पंडित भीमसेन जोशी का भी संबंध किससे है? तो वो भी शास्त्रीय संगीत गायन से है। तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत गायन क्षेत्र में दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? वेदों से। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है? तांबा का। तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर पूछे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता थी? जो तो सिंधु घाटी की सभ्यता को ध्यान रखेंगे आप लोग, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक, और जबकि एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता से, एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी। और ये कहाँ से मिली थी? ये भी मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन पूछा जाता है ये किसकी बनी थी, ये मूर्ति किस चीज की, किस धातु की बनी थी? तो ये भी जो है कांस्य की बनी थी, कांस्य की बनी थी। ठीक, तो इस वजह से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि तांबा किसका मिश्रण होता है, तो तांबा जो है ये जो है किसका मिश्रधन होता है? कांसा किसका मिश्रधन होता है? ये कांसा किसका मिश्र धातु होता है, किसके मिला के बनाया जाता है? तो कांसा जो है ये तांबा को और टिन को आपस में मिलाकर बनाया जाता है। तांबा जो है, कांसा जो है वो तांबा को और टिन को आपस में मिला के बनाया जाता है। अगर एक धातु है हमारे पास लोहा, तो अगर आपसे पूछे कि लोहा की खोज किसने की थी, लोहा की खोज किसने की थी, तो लोहा की खोज अगर हिस्ट्री में पूछे किसने की, तो लोहा की खोज जो है वो आर्य ने किया था। किसने? आर्यों ने किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि लोहा की खोज किसने किया था? आर्यों ने किया था। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला धातु कौन सा? तांबा है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? जबकि तो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। नर्तकी की एक मूर्ति भी मिली थी, वो कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। और ये जो नर्तकी की मूर्ति है ये भी कांसे की बनी थी। कांसा जो है वो तांबा और टिन का मिश्रण होता है। किसका? तांबा और टिन का मिश्रण होता है। लोहे की खोज किसने की थी? आर्यों ने किया था लोहे की खोज। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी विशेष कानून को रोकने के लिए राष्ट्र के अधिकार को क्या कहते हैं? तो जो किसी विशेष कानून को रोकने के लिए जो राष्ट्र के पास अधिकार है उसे वीटो कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वीटो कहते हैं। और ये जो प्रश्न है ये एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो वीटो का सबसे पहले बताएंगे आप लोग, इसका अर्थ क्या होता है? वीटो का अर्थ क्या होता है? वीटो का अर्थ होता है मैं मना करता हूं। वीटो का क्या अर्थ होता है? वीटो का अर्थ होता है मैं मना करता हूं, ये वीटो का अर्थ होता है। ठीक, मतलब ये जो होता है एक हम लोग किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए वोट देते हैं, और ये कैसा वोट होता है? किसी चीज को सपोर्ट ना करने के लिए वोट देते हैं। मतलब यहाँ पे निगेटिव सेंस होता है, तो इसे कहते हैं निषेधात्मक वोट। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, निषेधात्मक वोट भी इसे कह सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं भारत में वीटो शक्ति किसके पास है? भारत में जो है ये वीटो पावर किसके पास है? तो भारत में जो वीटो पावर है वो आपके राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास है। केंद्र स्तर पे देखेंगे तो राष्ट्रपति के पास है, नहीं तो राज्यपाल के भी पास है, राज्यपाल के पास भी है। सॉरी, वीटो शक्ति भारत में केंद्र स्तर पे राष्ट्रपति के पास है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और वीटो कितने प्रकार का होता है? वीटो 3 प्रकार का होता है। वीटो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन सा? एक होता है आपका पूर्ण वीटो। एक होता है कैसा वीटो? पूर्ण वीटो होता है।
एक होता है आपका निलंबन वीटो, पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो होता है। उसके बाद आपको एक और याद रखना है, कौन सा वीटो होता है, पॉकेट वीटो। इस तरह से भारत में यहाँ पे 3 वीटो हमारे संविधान में व्यवस्था है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार रिवीजन, किसी विशेष कानून को रोकने के लिए राष्ट्र के अधिकार को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं वीटो। वीटो का अर्थ क्या होता है, वीटो का अर्थ होता है मैं मना करता हूं, ये वीटो का अर्थ होता है। उसके बाद ये इसका मतलब क्या होता है, निषेधात्मक वोट होता है। वीटो एक प्रकार का निषेधात्मक वोट होता है, ठीक। अब बात करते हैं भारत में वीटो शक्ति किसके पास है, तो भारत में जो वीटो शक्ति है राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की अगर पूछे वीटो है, तो 3 प्रकार की। एक होता है पूर्ण वीटो, एक होता है निलंबन वीटो, एक होता है कौन सा, पॉकेट वीटो, ठीक। आप लोग पूरी बातें यहाँ पे याद रखेंगे। भारत में पहली बार रेल कहां तक चली, तो भारत में जो पहली बार रेल है ये मुंबई से थाने तक चली थी। कहां से, मुंबई से थाने तक भारत में पहली बार रेल चली थी। और ये कितने किलोमीटर की थी, तो ये 34 किलोमीटर की यात्रा थी, 34 किलोमीटर की टोटल यात्रा थी। अगर आपसे पूछे कि भारत में रेल कब चली, भारत में रेल कब चली थी, तो ये अभी आप लोग ध्यान रखेंगे 16 अप्रैल, भारत में 16 अप्रैल 1953 में रेल चली थी, ठीक। और इस समय भारत में कार्यकाल किसका था, तो इस समय जो भारत में कार्यकाल था वो डलहौजी के समय में रेल चलाया गया था। किसके समय में, डलहौजी के समय में। ये भी पूछा जाता है। भारत में अगर आपसे पूछे कि कुल रेल जोन कितने हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत में कुल रेल जोन कितने हैं, तो वर्तमान समय में भारत में कुल 18 रेल जोन है। अगर आपसे पूछे कि भारत में रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं, भारत में रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं, तो यहाँ पे आप लोग चेक करेंगे कि कुल रेलवे जोन कितने हैं, 18 हैं या फिर 19 हो गया, कोलकाता को लेके 19। इस तरह से आप लोग इसको चेक करेंगे। भारत में कुल रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं, तो भारत में रेलवे भर्ती बोर्ड 21 हैं। अगर आपसे पूछे कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये 1951 में भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में पहली रेल कहां तक चली थी, तो मुंबई से थाने तक भारत में पहली बार रेल चली थी। कहां से, मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की यात्रा थी, ये चलाई गई थी। अगर आपसे पूछे कब चली थी, 16 अप्रैल 1953, पूरी डेट याद रखेंगे। डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेल चली थी। किसके कार्यकाल में, डलहौजी के कार्यकाल में रेल चली थी। उसके बाद आपसे पूछे कि भारत में कुल रेल जोन कितने हैं, तो भारत में 18 रेल जोन है। और रेलवे भर्ती बोर्ड भारत में कितने हैं, 21 हैं। और रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1951 में भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि 2021 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएगा, तो 2022 में जो 2020 का जो ओलंपिक है ये हो चुका है। ये कहाँ पे हुआ था, टोक्यो में हुआ था। कहाँ पे, टोक्यो, ये जापान की राजधानी है टोक्यो। ये कहाँ पे संपन्न हो चुका है, टोक्यो में। अगर आपसे पूछे कि 2016 में ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, 2016 में, तो ये हुआ था रियो, ब्राजील में। कहाँ पे, रियो, ब्राजील में ओलंपिक हुआ था। अगर आपसे पूछे कि 2000 यहाँ पे जो ओलंपिक खेल है ये 4 वर्षों के अंतराल पे होता है। कितने वर्षों के अंतराल पे होता है, 4 वर्षों के अंतराल पे होता है। अब बात करें, अगर आपसे पूछे, अब क्या पूछेगा कि 2024 में ओलंपिक कहाँ पे हो जाएगा, 2024 में, तो 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है ये पेरिस, फ्रांस में होगा। कहाँ पे, पेरिस, फ्रांस में होगा। अगर आपसे पूछेगा कि 2028 में ओलंपिक कहाँ पे होगा, 2028 में, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ पे, लॉस एंजल्स में होगा। और लॉस एंजल्स कहाँ पे पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों पे होता है, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों पे होता है। अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक ध्वज में गोले कितने होते हैं, ओलंपिक ध्वज में गोले कितने होते हैं, तो गोले यहाँ पे गोल गोल बना रहता है, तो 5 होते हैं। इस तरह से बना रहता है, यहाँ पे मैं बना के भी दिखा देता हूँ। इस तरह से यहाँ पे 5 छल्ले बने रहते हैं, इस तरह से, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि भारत में पहली बार मेट्रो किस नगर में आरंभ की गई, तो भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा है ये किस नगर में स्थापित की गई थी, तो ये आपके शुरू की गई थी कहाँ पे, कोलकाता में। तो यहाँ पे आप लोग जवाब लिखेंगे कहाँ पे, कोलकाता में शुरू की गई थी। अब कब शुरू की गई थी, तो ये 1984 में शुरू की गई थी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज, भारत के मेट्रो मैन कौन कहे जाते हैं, भारत के मेट्रो मैन कौन कहे जाते हैं, तो भारत में मेट्रो मैन श्रीधरन को कहते हैं। किसे, श्रीधरन को कहते हैं भारत में मेट्रो मैन, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
अब कोलकाता की बात कर लेते हैं। ये आपसे पूछे कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी एक कैसी नदी है, तो ये गंगा की वितरिका है। गंगा की वितरिका, वितरिका की मतलब क्या होता है कि ये गंगा से अलग होती है। तो गंगा की ये वितरिका है। कहाँ पे? वितरिका। अगर आपसे पूछे कि ये गंगा से कहाँ अलग होती है, अगर आपसे पूछे कि गंगा से ये मतलब हुगली नदी कहाँ पे अलग होती है, तो ये कोलकाता में ही गंगा से अलग हो जाती है। कहाँ पे? कोलकाता में अलग हो जाती है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर यहीं से एक चीज और ध्यान रखेंगे, महलों का शहर किसे कहते हैं? महलों का शहर किसे कहते हैं? तो महलों का जो शहर है वो कोलकाता को कहा जाता है। किसे? कोलकाता को कहा जाता है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो फिर से एक बार, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में आरंभ की गई 1984 में। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी के। गंगा की वितरिका कौन सी नदी है? तो गंगा की वितरिका हुगली नदी है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ये हुगली नदी गंगा से कहाँ अलग होती है, तो ये हुगली नदी गंगा से कोलकाता में अलग होती है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को ही महलों का शहर कहा जाता है। भारत के मेट्रो मैन कौन कहे जाते हैं? तो श्रीधरन को कहा जाता है भारत में मेट्रो मैन। कौन? श्रीधरन को कहा जाता है भारत का मेट्रो मैन। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की। किसने? मदन मोहन मालवीय ने किया। अब मदन मोहन मालवीय को एक चीज और पूछा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें महामना कह के संबोधित किया जाता है। क्या कहा जाता है? महामना कह के संबोधित किया जाता है। अब कुछ विश्वविद्यालय जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये नालंदा जिला बिहार में है। इसकी जो स्थापना ये कुमारगुप्त ने किया था। किसने? कुमारगुप्त ने किया था। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसकी जो स्थापना है सैयद अहमद खान ने किया था। किसने? सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया। मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है? इन्हें महामना कह के संबोधित किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया। वल्लभी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये गुजरात में है। और अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे? ये है इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया। ठीक, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो बाह्य आकाश है ये काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना है ये जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो देखिए काला दिखाई देता है। अब कुछ अंतरिक्ष यात्रियों की बात कर लेते हैं। विश्व में कौन से ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो सबसे पहले गए? अगर आपसे पूछे कि विश्व में पहली महिला कौन है जो अंतरिक्ष में गई, विश्व में, यहाँ पे फर्स्ट लिख लेते हैं, फर्स्ट महिला कौन है तो जो अंतरिक्ष में गई थी, उसका नाम क्या है? वैलेंटीना है। क्या? वैलेंटीना, इन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष में गया। और विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो उसका क्या नाम है? यूरी गागरिन। कौन? यूरी गागरिन। ये सबसे पहले विश्व में अंतरिक्ष में गया था, जाने वाला पहला पुरुष है और सबसे पहले जाने वाला भी पुरुष है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये रूस का था। कहाँ का? रूस का था। अब बात करते हैं कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? ऐसा कौन था प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री था उसका क्या नाम है? राकेश शर्मा। ये राकेश शर्मा सबसे पहले अंतरिक्ष में गए। राकेश शर्मा, आज भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कब गए थे? 1984 में। डेट भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और पहला जानवर कौन था जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था? तो उसका नाम था, पहला एक डॉग था जिसका नाम क्या था? लाइका। लाइका नामक एक डॉग था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। विश्व में ऐसे कौन से यात्री हैं जो सबसे पहले गए? तो सबसे पहली महिला जो गई थी उसका नाम वैलेंटीना है। और सबसे पहला व्यक्ति कौन गया था? यूरी गागरिन गया था, रूस का रहने वाला है। और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने थे? राकेश शर्मा, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो कि 1984 में गए थे अंतरिक्ष में। और पहला जानवर कौन है
डॉग लाइका नामक जानवर है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को किस द्वारा विभाजित किया जाता है, और ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। भारत और श्रीलंका को किस द्वारा विभाजित किया जाता है, और इससे संबंधित जो भारत और श्रीलंका से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सारी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये जो विभाजन होता है ये पाक जल संधि के द्वारा होता है। किसके साथ द्वारा? पाक जल संधि के द्वारा इसका विभाजन होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और पाक जल संधि के द्वारा इसके जो है विभाजन होता है। और भारत और श्रीलंका के बीच में ही मन्नार की खाड़ी भी पड़ता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच विभाजन का काम करता है। कौन? मन्नार की खाड़ी। उसके बाद आदम ब्रिज भी भारत और श्रीलंका के बीच में विभाजन का काम करता है। ठीक, उसके बाद राम सेतु भी भारत और श्रीलंका के बीच में विभाजन का काम करता है। राम सेतु के को ही आदम ब्रिज भी बोलते हैं। ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक, तो इतनी चीजें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ श्रीलंका के बीच बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि श्रीलंका में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे आपसे पूछे कि जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो जाफना जो प्रायद्वीप है ये श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पे? श्रीलंका में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है, एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है, एलिफेंटा नामक जो दर्रा है ये भी कहाँ पे स्थित है, ये भी श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पे? श्रीलंका में स्थित है एलिफेंटा दर्रा। और पूर्व का मोती किसको कहा जाता है, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, तो पूर्व का मोती भी किसे कहा जाता है, ये श्रीलंका को कहा जाता है पूर्व का मोती। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से, भारत और श्रीलंका को किस द्वारा विभाजित किया जाता है, तो पाक जल संधि के द्वारा। पाक जल डमरू मध्य भी इसे बोला जाता है। मन्नार की खाड़ी के द्वारा भी विभाजित किया जाता है। आदम ब्रिज के द्वारा भी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और राम सेतु भी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो ये श्रीलंका में स्थित है जाफना प्रायद्वीप। एलिफेंटा नामक दर्रा भी श्रीलंका में स्थित है। और पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, ये श्रीलंका को ही कहा जाता है। ठीक, इतनी बात आप लोग ध्यान रखें। महात्मा गांधी की जो समाधि है वो क्या है, तो महात्मा गांधी की जो समाधि है राजघाट है। का राजघाट है महात्मा गांधी की समाधि। अगर आपसे पूछे कि ये स्थित कहाँ पे है, तो महात्मा गांधी की जो समाधि है ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि कबीर की समाधि कहाँ पे स्थित है, कबीर की समाधि कहाँ पे स्थित है, तो कबीर की जो समाधि है ये मगहर में स्थित है। कहाँ पे? मगहर में स्थित है, यूपी में पड़ता है। अगर आपसे पूछे कि एकता भूमि किसकी समाधि स्थल है, एकता भूमि किसकी समाधि स्थल है, तो एकता भूमि जो है BR अम्बेडकर की समाधि स्थल है। किसका? भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है, मतलब स्थल है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि गुरु गोविंद की समाधि स्थल, जो कि सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल कहाँ पे है, तो ये इनका जो समाधि है ये नांदेड़ में है। कहाँ पे? नांदेड़ पंजाब में स्थित है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे। तो देखिए महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उसका नाम राजघाट है, स्थित कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। और कबीर की जो समाधि स्थल है ये मगहर में उत्तर प्रदेश में स्थित है। एकता भूमि जो समाधि स्थल है BR अम्बेडकर की समाधि स्थल है। और गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि स्थल है ये नांदेड़ पंजाब में स्थित है, गुरु गोविंद की। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, तो ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में बना, तो इसमें कई चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका उपयोग कई चीजों में, जैसे अखबार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अखबार बनाने में। अखबार का मतलब न्यूज़पेपर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसका उपयोग साबुन निर्माण में भी किया जाता है। किसमें? साबुन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद धातु से चिकनाई हटाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। धातु से चिकनाई हटाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतने चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कास्टिंग सोडा। इसे क्या कहा जाता है? कास्टिंग सोडा भी कह के संबोधित किया जाता है, इसे कास्टिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम बेंजोएट का उपयोग किस में करते हैं, आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि सोडियम, मिलता जुलता ही नाम है लेकिन आप लोग ऐसे भी याद रखेंगे, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किस में करते हैं, तो जो सोडियम बेंजोएट है इसका जो उपयोग है ये अचार के परिरक्षण में करते हैं। अचार के
परिरक्षित करने में करते हैं। परिरक्षित का मतलब क्या है? अचार को सुरक्षित करने में करते हैं, ठीक, लॉक कर देते हैं ताकि कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह उसमें ना जा पाए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में करते हैं? अखबार बनाने में करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साबुन का निर्माण किस में करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन निर्माण में भी करते हैं। धातु से चिकनाई हटाने में भी सोडियम बेंजोएट हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसे क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिंग सोडा कह के संबोधित करते हैं। और बात करते हैं सोडियम बेंजोएट का उपयोग, तो इसे अचार परिरक्षित करने में करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या है? भगवत दयाल शर्मा। क्या है? उनका नाम भगवत दयाल शर्मा है। और यहां से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है हरियाणा से आपके जीडी एग्जाम के लिए, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके पढ़ थी। तो जो भारत की पहली महिला सीएम थी सुचेता कृपलानी, उनका नाम था सुचेता कृपलानी। और ये कहाँ की रहने वाली थी, मतलब कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगर आपसे पूछेगा कि राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो राज्य मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री ही होता है। कौन? मुख्यमंत्री होता है राज्य मंत्री परिषद का प्रधान। अगर आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत? 163 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, 163 में। और कौन करता है? अगर आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और हरियाणा का अगर आपसे पूछे कि लोक नृत्य क्या है? हरियाणा का जो लोक नृत्य है वो स्वांग है। ठीक, ये भी पूछा गया एग्जाम में, स्वांग लोक नृत्य है। एक बार फिर से, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। भारत की अगर पूछे पहली महिला सीएम कौन थी, पहली महिला मुख्यमंत्री, तो सुचेता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो वो मुख्यमंत्री होता है, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 163 में। अगर आपसे पूछे कौन करता है तो राज्यपाल करता है। हरियाणा का लोक नृत्य क्या है? स्वांग है हरियाणा का लोक नृत्य। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, हरियाणा का लोक नृत्य स्वांग है। भारतीय रेगिस्तान के पश्चिम में स्थित पहाड़ी, तो जो भारतीय रेगिस्तान है उसके पश्चिम में स्थित पहाड़ी, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है एसएससी जीडी में। तो अब देखिए इसके पश्चिम में क्या स्थित है? अरावली पर्वत स्थित है। अरावली पर्वत से एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि अरावली पर्वत से जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या बन सकता है? अगर आपसे पूछे कि अरावली पर्वत की ऊंची चोटी क्या है, तो अरावली पर्वत की जो ऊंची चोटी गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अगर आपसे पूछे कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी? 1722 मीटर। और अरावली से कुछ नदियों का उद्गम होता है। तो ये पूछे किस नदी का उद्गम होता है, तो यहाँ से लूनी नदी निकलती है, साबरमती नदी निकलती है। अरावली से ही साबरमती नदी का उद्गम होता है। उसके बाद बनास नदी का भी उद्गम होता है। अरावली से बनास नदी का उद्गम होता है। और अरावली किस तरह के पर्वत का उदाहरण है? तो ये जो आपसे पूछे कि अरावली किस तरह के पर्वत का उदाहरण है, तो अरावली जो है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किस तरह के पर्वत का? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और अरावली जो है ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, भारतीय रेगिस्तान के पश्चिम में स्थित पहाड़ी कौन सी है? अरावली पर्वत है। भारतीय रेगिस्तान के पश्चिम में स्थित
पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? 3 नदियां मुख्य रूप से, जैसे लूनी नदी अरावली से निकलती है, साबरमती नदी और फिर बनास नदी, ये अरावली से निकलती है। और अरावली किस तरह के पर्वत का उदाहरण है? ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब कि पहले एक विशाल पर्वत था, अब उसका क्षरण हो गया है, मतलब कि उसका टूट फूट की वजह से अब कुछ ही भाग उसमें बचा हुआ है, तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है वर्तमान समय में। विश्व की पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी विश्व की पर्वत श्रृंखला वो अरावली है। कौन सी है? अरावली है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पूछा भी जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप लोग देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर आपसे पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका में पड़ता है न्यूयॉर्क। उसके बाद आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य कितने हैं? तो 193 सदस्य हैं। अब सबसे नवीनतम नंबर का जो सदस्य है, सबसे नवीनतम इसका जो सदस्य है उसका नाम क्या है? दक्षिणी सूडान सबसे नवीनतम सदस्य अफ्रीका का देश है। कहाँ का? अफ्रीका का कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। अगर आपसे पूछे कि इसके महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? महासचिव कौन है? तो इनका नाम है एंटोनी गुटारेस। कौन है? एंटोनी गुटारेस। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और फिर ये इनका सेकंड कार्यकाल है। कैसा? सेकंड कार्यकाल, यानी कि दूसरी बार ये यहाँ के महासचिव बने हैं। ठीक, ये इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में पड़ता है। अगर आपसे पूछे कि सदस्य कितने? 193 सदस्य, और 193 नंबर का जो सदस्य है नवीनतम, उसका नाम है दक्षिणी सूडान, अफ्रीका का एक कंट्री है। महासचिव कौन है? एंटोनी गुटारेस हैं। इनके महासचिव कौन है? एंटोनी गुटारेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछे इसका कार्यकाल कितना है, तो सेकंड कार्यकाल है, मतलब दूसरी बार ये वहां के महासचिव बने हैं। अगला प्रश्न है कि खरीफ की फसल को किस मौसम की शुरुआत में बोया जाता है? ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी जीडी में पूछा गया था और यहाँ पे ऑप्शन क्या सही किया गया था? वर्षा ऋतु में के प्रारंभ में इसे बोया जाता है। ठीक, तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। अब बात करते हैं खरीफ के जो फसल होते हैं, खरीफ की फसल इन्हें क्या कहा जाता है? तो खरीफ की जो फसलों को इन्हें कहा जाता है मानसूनी फसल। इन्हें क्या कहा जाता है? इन फसलों को मानसूनी फसल भी कहते हैं, या फिर इन्हें शरद ऋतु की फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? शरद ऋतु की फसल कहते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ से। अब बात करते हैं खरीफ की फसलों में आता कौन सा है? खरीफ की फसल, जैसे खरीब है, तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे कि खरीफ की फसलों में आता कौन कौन चीज है। जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, ये खरीफ की फसल में आता है। धान, मक्का, बाजरा हो गया खरीफ की फसलों में। उसके बाद ज्वार हो गया, ये सभी खरीफ की फसलों में आते हैं। अब सोयाबीन भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सोयाबीन भी खरीफ की फसल में आता है। अगर आपसे पूछे कपास किसकी कौन सी फसल है? खरीफ। गन्ना पूछ ले किस चीज की फसल है? तो खरीफ की। अब बात करते हैं कुछ जायद की फसल है हमारे पास। जायद नहीं, आप लोग पहले रबी की फसल देखिए, क्योंकि यही दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, खरीफ और फिर रबी की फसल। रबी की फसल कौन सी है? जैसे गेहूं हो गया, गेहूं रबी की फसल। जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, उसके बाद सरसों हो गया। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, और फिर कौन सा? आलू हो गया। ये सभी किसकी फसल है? ये रबी की फसल है। इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। रबी की फसल, खरीफ की फसल को किस मौसम की शुरुआत में बोया जाता है? तो ये बोने की बात कर रहा है, तो ये जो बोया जाता है वर्षा ऋतु की शुरुआत में। देखते होंगे जब वर्षा आती है, बरसात, तब धान बोया जाता है आपके खेतों में, तो इस वजह से ये वर्षा ऋतु की शुरुआत में बोया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे मानसूनी फसल कहा जाता है, क्योंकि ये मानसून पे डिपेंड करता है। ज्यादातर कोई कितना धान की खेती में सिंचाई करेगा, ये मानसून पे डिपेंड करता है, इसीलिए मानसूनी फसल। और शरद ऋतु की फसल भी इसे बोला जाता है। ठीक, खरीफ की फसल की बात करें, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, ये सभी किसकी फसल है? ये खरीफ की फसल है। अब रबी की फसल कौन कौन सी है? जैसे गेहूं, जौ,
चना, मटर, सरसों, आलू, ये सभी किसकी फसल है? रबी की फसल है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य देश है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा जो परिषद है, सुरक्षा परिषद, इसमें कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य है। जिसमें आपसे पूछेगा कि अस्थाई कितने सदस्य हैं, तो आप लोग बताएंगे 5। लेकिन आपसे पूछे कि अस्थाई सदस्य कितने हैं इसमें, तो इसमें 10 सदस्य ऐसे हैं कि अस्थाई है। और 10 इन अस्थाई सदस्यों का जो कार्यकाल है, ये पूछा जाता है कितने वर्ष का होता है। तो ये कार्यकाल जो होता है इनका, ये 2 वर्षों का ही कार्यकाल होता है। कितने? 2 वर्ष के बाद दूसरे सदस्य नियुक्त हो जाते हैं। ठीक। और जो अस्थाई सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, जो अस्थाई सदस्य हैं, इनके पास कैसी शक्ति है? इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर इनके पास है। ठीक। तो इतनी चीजें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां से एक चीज और पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है, ये न्यूयॉर्क में स्थित, सॉरी, द हेग में स्थित है। कहां पे स्थित है? ये द हेग में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एक बार फिर से, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में सदस्य कितने हैं? तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें अस्थाई सदस्य केवल पूछे तो 5 और अस्थाई सदस्य पूछे तो 10। और जो अस्थाई सदस्य हैं, इसके पास कौन सा पावर है? वीटो पावर है इनके पास। और जो अस्थाई सदस्य हैं, उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर पूछिए तो द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली पूछे तो केरल से बताएंगे, केरल से। लेकिन आपसे पूछे कि कथक किससे संबंधित है? कथक, तो ये यूपी से बताएंगे, या फिर आपसे उत्तर भारत ऑप्शन में मिल सकता है। यूपी या फिर उत्तर भारत, ये दोनों ऑप्शन में मिल सकते हैं। कथक पूछे तो यूपी या फिर उत्तर भारत, जबकि कथकली पूछे तो केरल बताएंगे। अब बात करते हैं कथकली के बारे में। तो प्रसिद्ध नर्तकी कौन है? तो अब ये सभी कॉमन प्रश्न हो चुका है, मतलब सारे लोगों को पता है कि कथकली केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, अब इसके नर्तक या फिर नर्तकी पूछा जाता है। तो प्रसिद्ध नर्तकी की बात करें, कथकली की कौन है? तो जो कृष्णा अय्यर हैं, ये प्रसिद्ध नर्तकी है। कौन? कृष्णा अय्यर इसकी प्रसिद्ध नर्तकी। एक दो लोगों का तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मृणालिनी साराभाई इसकी प्रसिद्ध नर्तकी है। कौन? मृणालिनी साराभाई। ठीक। ये भी इसकी नर्तकी हैं। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कथकली के प्रतिपादक कौन थे? कथकली के प्रतिपादक, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं, गुरु गोपीनाथ माने जाते हैं। कौन? कथकली के जो प्रतिपादक हैं, गुरु गोपीनाथ माने जाते हैं। अब कुछ शास्त्रीय नृत्य जैसे मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है? मोहिनी अट्टम, ये इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 2 शास्त्रीय नृत्य केरल में, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि गरीबों की कथकली किसको कहते हैं? गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। किसमें? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अब इसका रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से। ठीक। प्रसिद्ध नर्तकी कौन है इसकी? कृष्णा अय्यर कथकली की प्रसिद्ध नर्तकी हैं। उसके बाद मृणालिनी साराभाई इसकी क्या है? ये भी इसकी प्रसिद्ध नर्तकी है, मृणालिनी साराभाई। ठीक। अब अगला प्रश्न है कि कथकली के प्रतिपादक कौन है? तो गुरु गोपीनाथ कथकली के प्रतिपादक हैं। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य, ये भी केरल का है। ठीक। और कथक पूछ ले कहाँ का है, तो ये उत्तर भारत का या फिर यूपी आपको ऑप्शन में। गरीबों का कथकली किसे कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अगला प्रश्न है कि कंपनी के शासन को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 आप लोग सुने होंगे। भारत सरकार अधिनियम जो कि कब आया था? भारत सरकार अधिनियम ये कब आया था? तो ये 1858 में आया था। इसके द्वारा क्या किया गया था? कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था। कंपनी के शासन को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए गए हैं। इसके द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए गए, जैसे गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। तो ये भी पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के द्वारा वायसराय बना दिया गया? तो ये भी था आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 को, इसके द्वारा ही क्या किया गया? गवर्नर जनरल को जो है भारत का वायसराय बना दिया गया। और इस तरह से भारत के पहले वायसराय कौन बने? भारत के पहले
वायसराय कौन बने थे? तो कैनिंग बने थे भारत के पहले वायसराय। कौन? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग बने थे भारत के पहले वायसराय। और भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ही जो भारत का शासन है, भारत का शासन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1858 ये किसके हाथ में चला गया? ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। किसके हाथ में? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। ठीक, तो इसका फिर से एक बार रिवीजन, कंपनी के शासन को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम जो कि 1858 में आया था, इसके द्वारा क्या किया गया था? कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था। और कुछ कार्य और किए गए, जैसे गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का वायसराय बना दिया गया। और इस तरह भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? कैनिंग बने थे। कौन? भारत के पहले वायसराय। और बात करते हैं भारत का शासन किसके हाथ में चला गया था? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। अगला प्रश्न है कि सन 2016 में ओलंपिक कहाँ हुए? तो ये भी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी जीडी में पूछा गया। तो 2016 में जो अभी हमने बताया कि कहाँ पे हुए थे, रियो ब्राजील में हुआ था। कहाँ पे? रियो, जो कि ब्राजील में पड़ता है, यहाँ पे हुआ था ओलंपिक 2016 में। अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई थी, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 1896 में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो एथेंस, जो कि कहाँ पे पड़ता है? यूनान, यहाँ से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। एथेंस यूनान में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। अब आपसे पूछे कि ओलंपिक में भारत भाग कब लिया? अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक में भारत भाग कब लिया, तो भारत भाग लेना शुरू किया ओलंपिक में 1900 से। 1900 से। और ओलंपिक का आयोजन कितने वर्षों पे होता है? तो इसका जो आयोजन है ये 4 वर्ष पे होता है। ठीक, इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से सन 2016 में ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? रियो ब्राजील में हुआ था। रियो ब्राजील जो है, ब्राजील में रियो पड़ता है, वहीं पे हुआ था। शुरुआत कब से हुई थी? 1896 में हुई थी, एथेंस यूनान में। और भारत भाग कब लिया था ओलंपिक में? तो 1900 में भाग लिया था। आयोजन कितने वर्ष पे होता है ओलंपिक का? तो 4 वर्ष पे होता है। कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ये ऑप्शन में दिया गया था, विल्ली दिया गया था, विल्ली, और फिर धमनिया दिया गया था। ऑप्शन में क्या था? धमनिया, विल्ली, सिराएं भी था, सिराएं, उसके बाद कौन था? कोशिकाएं। कोशिकाएं, कोशिकाएं नहीं, केशिकाएं होंगे, कोशिकाएं, इस तरह से ऑप्शन में था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही गलत था? ये वाला गलत था। बाकी धमनी परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, और सिराएं परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, कोशिकाएं ये भी परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। तो इसमें गलत क्या था? विल्ली से गलत था, तो ये ऑप्शन सही हो गया था। ठीक, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि हिस्सा क्या है? धमनी, सिरा और कोशिका। ठीक, अब बात करते हैं कुछ बारे में। जैसे आपसे पूछेगा कि धमनी क्या काम करती है, मानव शरीर में धमनी क्या काम करती है, मानव शरीर में सिरा क्या काम करती है। तो जो धमनी है, ये धमनी जो है ये मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण करती है, आप सभी जानते हैं। ये धमनी हृदय से जो रक्त है, हृदय से रक्त को कहाँ पे ले जाती है? हृदय से रक्त शरीर को ले जाती है। कहाँ पे? शरीर को रक्त ले जाती है। ठीक, और सिरा क्या काम करती है? ये शरीर से रक्त कहाँ पे ले जाती है? शरीर से रक्त ले जाती है कहाँ पे? हृदय को। ठीक, तो ये दोनों यहाँ पे अंतर होता है। ये शरीर से हृदय को रक्त ले जाती है, और जो धमनी होती है ये हृदय से शरीर को रक्त ले जाती है। ठीक, और ये पूछा जाता है कि मतलब धमनी में कैसा रक्त है? जब हृदय से रक्त जाएगा शरीर को, तो ये जो रक्त होगा वो शुद्ध रक्त होगा। कैसा? शुद्ध रक्त होगा, उसमें ऑक्सीजन मिला रहेगा, शुद्ध रक्त होगा। अब जब शरीर से हृदय को रक्त जाएगा तो वो अशुद्ध रक्त होगा। कैसा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त होगा। ठीक, यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछेगा कि मतलब हृदय क्या काम करता है, तो हृदय क्या काम करता है? तो ये काम करता है रक्त को पंप करने में, रक्त को पंप करने में काम करता है। जबकि हृदय का रोल कोई प्यार मोहब्बत में इसका कोई रोल नहीं होता है। हृदय का जो रोल है ये प्यार मोहब्बत में नहीं होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इसका केवल कार्य क्या है? रक्त को पंप करना। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। और हृदय का जो शेप है ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, हृदय का शेप जो है ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। और अगला प्रश्न है कि कौन परिसंचरण
तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो विल्ली परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि धमनी, शिरा, कोशिका ये सभी परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। धमनी क्या काम करता है? ये हृदय से रक्त ले जाता है शरीर को। हृदय से रक्त कहाँ पे ले जाता है? शरीर को रक्त ले जाता है। और शिरा क्या काम करता है? ये शरीर से रक्त ले जाता है हृदय को। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, और हृदय का काम क्या होता है? रक्त पंप करना। ठीक, रक्त को पंप करना हृदय का काम होता है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? खून का रुकाव बंद हो जाता है। यहां से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो हम लोग पढ़ते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक क्या होता है? रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन होता है? तो आपसे पूछेगा कि रक्त का थक्का बनने में सहायक क्या होता है? तो हिपैरिन नामक एक लौह यौगिक होता है, ये सहायक होता है, हिपैरिन। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता? रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक, तो ये आप लोग अगर आपसे पूछे कि रक्त का थक्का किसमें नहीं जमता, तो हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक, रक्त का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया नामक रोग में। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि रक्त की माप किस यंत्र से करते हैं, तो आपको कई बार बताया गया है कि स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त का माप करते हैं। ठीक, किस मापक से? स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त का माप करते हैं। अगर आपसे पूछे कि रक्त समूह की खोज किसने किया? रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, रक्त समूह का खोज किया था। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब रक्त का पीएच कितना होता है? तो रक्त का पीएच जो है वो 7.4 होता है। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद होता है? तो विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद होता है। थक्का बनने में सहायक कौन सा होता है? तो हिपैरिन नामक एक लौह यौगिक होता है, ये क्या करता है? थक्का बनने में शरीर में सहायक होता है। और रोग कौन सा होता है? तो रोग मतलब थक्का ना जमे तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है? किस रोग में थक्का नहीं जमता? तो हीमोफीलिया नामक रोग में थक्का नहीं जमता है। रक्त की माप किस में करते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर में रक्त का माप करते हैं। रक्त समूह की खोज कौन किया? तो लैंड स्टीनर ने किया रक्त समूह की खोज। और रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच। भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर ने इस्तीफा दिया? तो ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर ने इस्तीफा दिया था? तो उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया था उतने समय। किसने? उर्जित पटेल ने। अगर आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर है, यहाँ पे लिख लेते हैं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के पहले गवर्नर है सर ओसबॉर्न स्मिथ। कौन? ओसबॉर्न स्मिथ हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत में एक बार नोटबंदी हुई थी अभी हाल ही में, नोटबंदी, और नोटबंदी के समय कौन थे गवर्नर? नोटबंदी के समय भारत में आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो यही थे कौन? उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और वर्तमान समय में मुख्यमंत्री भारत के कौन है? वर्तमान समय में जो गवर्नर है आरबीआई के कौन है? तो उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। और ये किस नंबर के हैं? तो ये 25वें नंबर के हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखना। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? मुंबई में। इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर ने इस्तीफा दिया? तो इसका नाम क्या है? उनका नाम उर्जित पटेल है। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बने थे? ओसबॉर्न स्मिथ बने थे।
अगर आपसे पूछे कि नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो उर्जित पटेल ही थे। और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण आप लोग बताएंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर के दिन। अगर आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि ये एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो ये 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जो मानवाधिकार दिवस है ये 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि हिंदी को जो राज्य की भाषा है कब घोषित किया गया? किस अनुच्छेद के द्वारा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी हमारी कैसी भाषा है? राज्य की भाषा है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर के दिन ये भी मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि राज्य की भाषा हमारी हिंदी कब बनी, किस अनुच्छेद के तहत? तो 343 में अनुच्छेद हिंदी हमारी कैसी है? राज्य की भाषा है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एजी एक महंगी नर्म सफेद और चमकदार धातु है जिसे किस नाम से जानते हैं? तो ये जो है एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है आपके। तो इसे चांदी के नाम से जानते हैं। एजी आप लोग सुने ही होंगे, चांदी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं चांदी के बारे में। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? विद्युत का अच्छा चालक कौन सा होता है? तो जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है वो चांदी है। क्या? विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो चांदी होता है। चांदी के कुछ अयस्क के बारे में बताएंगे। चांदी के अयस्क कौन कौन से होते हैं? जैसे रूबी सिल्वर, ये चांदी का अयस्क है। रूबी सिल्वर चांदी का अयस्क है। हॉर्न सिल्वर ये भी किसका अयस्क है? हॉर्न सिल्वर भी ये चांदी का अयस्क है। तो इस तरह से आप लोग अयस्क के बारे में भी याद रख लेंगे। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जो है चांदी उत्पादन कौन सा देश करता है? सर्वाधिक चांदी उत्पादन कौन सा देश करता है? तो सर्वाधिक जो चांदी का उत्पादन है वो मैक्सिको करता है। कौन? मैक्सिको कंट्री करता है सर्वाधिक चांदी का उत्पादन। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। एजी एक महंगी नर्म सफेद और चमकदार धातु है जिसे किस नाम से जानते हैं? इसे चांदी के नाम से जानते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? मतलब सुचालक होता है वो चांदी होता है। ठीक, चांदी के कुछ अयस्क हैं हमारे पास, जैसे हो गया रूबी सिल्वर, हो गया हॉर्न सिल्वर, हो गया, ये चांदी के अयस्क हैं। सर्वाधिक चांदी का जो उत्पादन है वो कौन सा कंट्री करता है? मैक्सिको करता है सर्वाधिक चांदी का उत्पादन। ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। मैक्सिको कहाँ पे पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा की प्रसिद्ध भैंस की नस्ल कौन सी है? तो जो हरियाणा की प्रसिद्ध भैंस की नस्ल है उसका नाम मुर्रा है। ठीक, अब हरियाणा से इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे आपसे पूछे कि शीतला माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? शीतला माता मंदिर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मंदिर जो है हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा में स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय जो सौर संगठन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, क्योंकि ये बच्चे अनुमान ही नहीं लगा पाते कि इसका हेडक्वार्टर अपने भारत में होगा। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपके कहाँ पे है? गुड़गांव में है। और गुड़गांव कहाँ पे पड़ता है? ये हरियाणा में ही पड़ता है। तो इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो ये सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? भारत में सबसे कम लिंगानुपात भारत की किस राज्य में है? तो ये जवाब हो जाएगा कौन सा? हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। कौन से राज्य का? हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। हरियाणा की प्रसिद्ध भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा है। शीतला माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो शीतला माता मंदिर स्थित है हरियाणा में। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का जो हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य भारत का पूछे तो कौन सा हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो ये भी आपके एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है कि भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो इसका वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। उड़ीसा कहाँ पे पड़ता है?
उड़ीसा भारत का एक राज्य है, वहां पे लौ अयस्क का क्षेत्र है, वहां पे सबसे ज्यादा। अब उड़ीसा के बारे में कुछ चीज, जैसे आपसे पूछे कि चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, तो ये भी उड़ीसा में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, तो उड़ीसा का नाम है प्राचीन कलिंग। कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम है। और ब्रिंगा, उड़ीसा में ब्रिंगा किसे कहा जाता है, ब्रिंगा उड़ीसा में जो है ब्रिंगा किसे कहा जाता है। और ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है कि उड़ीसा में ब्रिंगा किसे कहा जाता है। तो जो ब्रिंगा है उड़ीसा में, ये झूम कृषि होता है, झूम कृषि इसका स्थानीय नाम है। क्या है, झूम कृषि का स्थानीय नाम है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि झूम कृषि का स्थानीय नाम क्या है, ब्रिंगा उड़ीसा में कहा जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है, हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपके किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और किस नदी पे बना हुआ है, तो महानदी पे बना हुआ है। किस नदी पे, महानदी पे बना हुआ है। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो सिमलीपाल जो अभ्यारण्य है ये भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में स्थित है। इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है, उड़ीसा है। अगर आपसे पूछेगा कि चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। प्राचीन नाम क्या है इसका, कलिंग है। और ब्रिंगा क्या है, ब्रिंगा लिखना था, ब्रिंछा क्या लिखा गया, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे ब्रिंगा। फिर से ब्रिंगा क्या है, तो ब्रिंगा उड़ीसा में एक झूम कृषि का स्थानीय नाम है। स्थानीय नाम में क्या मतलब झूम कृषि है, उसको स्थानीय नाम से क्या बुलाते हैं, ब्रिंगा कहते हैं। एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, महानदी पे बना हुआ है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आनंदमय रहिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ भी जाइए, ताकि इसी तरह से आप अपने तैयारी को मजबूती से कर सकें। थैंक यू।